6 मंथ बैक हमने BSCI ऑडिट से रिलेटेड 2 वीडियोस रिलीज़ किया था। पहले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था BSCI ऑडिट है क्या, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह एजेंसी से BSCI ऑडिट के लिए टाई अप करें और जब ऑडिटर आते हैं तो क्या प्रोसेस वो अपनाते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन हमें मेंटेन करना है, क्या जनरल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे BSCI ऑडिट में बिल्डिंग किस तरह मेंटेन होनी चाहिए और बिल्डिंग में क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरियाज में जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अप्रूव मैप के हिसाब से होता है, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के प्रोविज़न्स को कंफर्म करेगा। अब हमें जो भी प्रोविज़न अपने फैक्ट्री में करना है वो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से करना है। जैसे वर्किंग स्पेस पर एम्प्लॉय, कितने वर्किंग स्पेस हमें उन्हें देना है, क्राउड ना हो किसी वर्किंग स्टेशन में, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर सेपरेट स्टोरेज, प्रॉपर QC एरिया, प्रॉपर प्रोडक्शन एरिया, प्रॉपर मशीनरीज एंड इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एरिया, इस तरह से हमें डिफरेंट एरियाज अपने फैक्ट्री में डिफाइन करने पड़ते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से जो भी बिल्डिंग है वो NBCU के नॉर्म्स को कंफर्म करती है, जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। अब बिल्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से हमारी बन गई तो हमें उस बिल्डिंग को मेंटेन भी रखना है, ताकि किसी तरह का इंसिडेंट एक्सीडेंट ना हो। तो इसका हमें हमेशा अपने बिल्डिंग पर हमें मेंटेनेंस का काम करते रहना चाहिए। इसके अलावा साफ़ सफाई में उसका वाइट वॉश, क्लीनिंग और प्रॉपर हाउस कीपिंग बिल्डिंग से रिलेटेड मेंटेन होने चाहिए। अब बिल्डिंग में प्रोविजंस फैक्ट्री में जो एज पर लॉ है वो है प्रोविजंस ऑफ टॉयलेट एंड वॉशरूम। टॉयलेट पर 50 वर्कर पर एक टॉयलेट का प्रोविज़न होना चाहिए, एक यूरिनल का अरेंजमेंट होना चाहिए और सेपरेट वॉशरूम का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर मेल और फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं तो फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट और वॉशरूम का अरेंजमेंट होना चाहिए। टॉयलेट और वॉशरूम के हाउस कीपिंग का, क्लीनिंग का हमेशा सीरियसली ध्यान देना चाहिए और एक क्लीनिंग शेड्यूल टॉयलेट के अंदर हैंग होना चाहिए। उसमें क्या केमिकल्स, क्या चीज़ें हमने सफाई के लिए इस्तेमाल किया है उसमें मेंशन होना चाहिए और टॉयलेट वगैरह डेली बेसिस पर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें हैंड वॉश की फैसिलिटी होनी चाहिए, डिटर्जेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए। इस तरह से उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और उसमें प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि फ्रेश एयर टॉयलेट और वॉशरूम में आती रहे। दूसरा, अगर आप 250 एम्प्लॉय से ज़्यादा आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो कैंटीन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करानी होगी, इसका प्रोविज़न आपको करना होगा। क्रेच रूम का अरेंजमेंट आपको करना होगा जिसमें वॉशिंग फैसिलिटी और टॉयलेट का प्रोविज़न नियर बाई में हो। क्रेच रूम हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर डिजिग्नेट किया जाएगा और उसमें बच्चे के खेलने के लिए जो भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। क्रेच रूम में कारपेटिंग करके और उस पर खिलौने वगैरह का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए एक अटेंडेंट भी आपको अपने रोल पर शो करना होगा। पहले फीमेल वर्कर्स के लिए क्रेच रूम प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन अब एज पर लॉ अगर फादर काम कर रहा है
तो उसके बच्चे के लिए क्रैच रूम ज़रूरी है। अर्थात फैक्ट्री में मेल फीमेल कोई भी वर्कर काम कर रहा हो, आपको क्रैच रूम की सुविधा देनी पड़ेगी। लंच रूम का प्रोविज़न आपको करना पड़ेगा। वैसे भी प्रोडक्शन एरिया में अगर वर्कर लंच कर रहे हैं तो ये डेंजरस है। उसमें चूहे और कॉकरोच वगैरह आपके प्रोडक्शन एरिया में आ सकते हैं। ये तो है ही है, इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आप लंच रूम का प्रोविज़न करें अपने फैक्ट्री में, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो प्रॉपर। इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको मेडिकल रूम की सुविधा देनी होगी और इन हाउस डॉक्टर की फैसिलिटी भी आपको देनी होगी। वर्कर्स के लिए चेंज रूम का प्रोविज़न करना होगा, जहाँ पर वो अपने यूनिफॉर्म्स चेंज कर सकें या अपने ड्रेस चेंज कर सकें और अपने एक्सेसरीज रख सकें। एम्बुलेंस रूम अप्लीकेबल है अगर आप 500 से ज़्यादा एम्प्लॉई आपके यहाँ काम कर रहे हैं। स्टेयर केसेस का जो प्रोविज़न है उस पर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि स्टेयर केसेस एब्सोल्युटली स्ट्रेट ना हो, प्लेटफॉर्म के साथ हो। जहाँ पर भी एग्जिट और एंट्री है वहाँ पर प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फैक्ट्री में जहाँ पर भी डोर्स लगे हुए हैं वो हमेशा आउटसाइड ओपनेबल हो या डोर साइड ओपनेबल हो, इसका प्रोविज़न आपको करना होगा। ये एज पर फैक्ट्री एक्ट है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेंटेन करना है। रोलिंग शटर डोर के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी फैक्ट्री के एरिया में। एग्जिट एंट्री किसी भी एरिया में रोलिंग शटर नहीं कर सकते, ये इलीगल है और इसका प्रोविज़न नहीं कर सकते। इमरजेंसी एग्जिट डोर्स स्पेशली डिफाइन करना चाहिए और एटलीस्ट वर्किंग एरियाज में 2 एग्जिट डोर्स ज़रूर होने चाहिए। 2 एग्जिट डोर, 2 एंट्री डोर उसको एज्यूम करें। ये इसका प्रोविज़न हमें करना चाहिए। हमें हमेशा चेक करते रहने चाहिए कि बिल्डिंग में कोई डैमेजेस, कोई क्रैक, कोई सीपेज, गंदगी तो नहीं है, कोई ब्रेकेज तो नहीं है, और अगर है तो इसका रेगुलर बेसिस पे इसको मेंटेन करना चाहिए और इसकी रिपेयरिंग करते रहना चाहिए। स्पेशली एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपको ध्यान देना होगा कि बिल्डिंग में कोई टूट-फूट, विंडोज़ के ग्लासेस में कोई टूट-फूट, विंडो टूटी हुई, दीवारें टूटी हुई, स्लैब्स क्रैक या सीपेज बिल्डिंग के अंदर ना हो और वेल पेंटेड और क्लीन हो। बिल्डिंग में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि जो भी एफ्लुएंट है, जो भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो प्रॉपरली ड्रेन हो जाए और इसकी साफ़ सफाई रेगुलर बेसिस पे होते रहना चाहिए और ड्रेनेज हमेशा कवर होना चाहिए। ईटीपी अगर अप्लीकेबल है तो ईटीपी का प्रोविज़न होना चाहिए और जो भी वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, अगर आप केमिकल की मदद से कोई काम कर रहे हैं और केमिकलाइज्ड वाटर निकल रहा है या प्रोसेस में अगर वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ईटीपी से प्रोसेस होकर तब ड्रेन में जाना चाहिए और ईटीपी से रिलेटेड लॉग बुक मेंटेन करना चाहिए। जो हजार्डस वेस्ट इससे जनरेट होता है उसको कलेक्ट करके अथोराइज्ड एजेंसी के थ्रू इसको डिस्पोज ऑफ कराना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। एसटीपी अप्लीकेबल है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन ये मीडियम क्लास के जो भी यूनिट्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेंट्रल एसटीपी की मदद लेनी चाहिए और उसका मेंबरशिप लेना चाहिए कि आप यहाँ से जो भी सीवर से रिलेटेड एफ्लुएंट निकल रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके आप ड्रेन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपके फैक्ट्री में ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न होना चाहिए। अगर 250 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कोल्ड और हॉट वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए जो सीजन पे डिपेंड करेगा।
और ड्रिंकिंग एरिया को डिजिग्नेट करना चाहिए, उस पर लेबलिंग करनी चाहिए। वॉशिंग एरिया में को डिजिग्नेट करना चाहिए और उस पर नॉन ड्रिंकेबल वाटर का लेबल लगा हुआ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोई लूज वायरिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, कंड्यूट के अंदर होना चाहिए और ओपन वायरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर प्लम्बिंग मेंटेन होना चाहिए। फैक्ट्री में कोई वाटर लीकेज या उसकी वजह से कोई सीपेज वगैरह ना आए, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। क्रैक्स डैमेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉल में या स्लैब्स में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे लाइट और एयर का आना जाना पॉसिबल हो सके। ये एज पर नॉर्म ऑफ फैक्ट्री एक्ट है। वर्किंग हॉल की हाइट फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से मेंटेन होनी चाहिए। वर्किंग एरिया में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट इंस्टॉल करना चाहिए और डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहिए। जो भी अरेंजमेंट इसके लिए हो सकता है वो हमें करना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक है। हाउसकीपिंग का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इमरजेंसी लाइट का प्रोविज़न फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए। अगर लाइट चली जाती है तो इमरजेंसी की हालत में एम्प्लॉय इवैक्यूएट कर सकें और इवैक्यूएशन रूट उससे इल्यूमिनेट हो सके। तो हमें सेल्फ बैक्ड इमरजेंसी लाइट का सफिशिएंट प्रोविज़न करना चाहिए। सफिशिएंट प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी अलार्म करके रखना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो लोगों को नोटिफाई करने के लिए, वर्कर्स को नोटिफाई करने के लिए हमें इमरजेंसी लाइट का इमरजेंसी अलार्म का प्रोविज़न अपने फैक्ट्री में करना चाहिए और वर्कर्स को टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड ट्रेनिंग इम्पार्ट करना चाहिए और ट्रेनिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने चाहिए एविडेंस के तौर पे। फायर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सफिशिएंट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स फैक्ट्री के अंदर होने चाहिए। जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो बेस से 3 फीट हाइट पे इंस्टॉल होने चाहिए और 15 मीटर्स की दूरी पर यानी 2 फायर एक्सटिंग्विशर के बीच की दूरी एटलीस्ट 15 मीटर्स होनी चाहिए और सफिशिएंट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, जिसके बारे में वर्कर्स को ट्रेनिंग और अवेयर भी करना चाहिए। इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए और नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स भी एरिया वाइज मेंटेन करके रखना चाहिए। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और एज पर असेसमेंट रखा जाना चाहिए। जैसे डीजल या केमिकल्स के एरिया में फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए या उसका प्रोविज़न करना चाहिए और बाकी एरियाज में एबीसी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोविज़न करना चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर का प्रोविज़न करना चाहिए इन केस ऑफ फायर। स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर ऑटो ऑपरेटेड होते हैं और इसका प्रोविज़न करना चाहिए। ये फैक्ट्री एक्ट के तहत लीगल रिक्वायरमेंट है। एग्जिट साइनेजेस जो एग्जिट डोर्स पे होने चाहिए वो इल्यूमिनेटेड होने चाहिए और सेल्फ बैक्ड होने चाहिए। अगर लाइट चली जाती है तब भी वो इल्यूमिनेटेड होने चाहिए ताकि वर्कर्स इजीली या विजिटर्स इजीली एग्जिट डोर्स को समझ सकें और इवैक्यूएट कर सकें। इवैक्यूएशन रूट डिफाइंड होना चाहिए। येलो लाइनिंग, इसको एल मार्किंग और एरो, रेड एरो से इंडिकेट किया होना चाहिए इवैक्यूएशन रूट। इसका भी प्रोविज़न हमें फैक्ट्री में करना चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान डिस्प्लेड होने चाहिए एवरी एग्जिट एंट्री
और बीच में जिसकी हाइट विजिबल होनी चाहिए और सभी वर्कर्स और विजिटर्स को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। इसको ऐसी जगह पे डिस्प्ले करें कि डेली बेसिस पर वर्कर्स या विजिटर्स उसको देख सके और इमरजेंसी सिचुएशन में बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर सके। इवैक्यूएशन के बाद असेंबली पॉइंट की ज़रूरत होती है। फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर एक डिफाइंड डिजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए जहाँ पर इवैक्यूएशन के बाद वर्कर्स असेंबल हो सकें, जिसको हम असेंबली पॉइंट बोलते हैं, और वो डिजिग्नेटेड एरिया में डिफाइंड होने चाहिए। हजार्डस वेस्ट अगर फैक्ट्री प्रोसेस में निकल रहा है तो उसके लिए प्रोविज़न भी डिजिग्नेटेड एरिया में होना चाहिए। हजार्डस वेस्ट एरिया डिफाइंड होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए और डिजिग्नेटेड उस एरिया में वो हजार्डस वेस्ट कवर्ड होना चाहिए ताकि रेल की वजह से स्पाइलेज ना हो और जो भी है वेस्टेज वो बाहर की तरफ फ्लो ना करे। हजार्डस वेस्ट एरिया लॉक एंड की होना चाहिए और सिर्फ एथोराइज्ड एंट्री ही उसमें कर सकती है, ये इंस्ट्रक्शंस उस पर डिस्प्ले होने चाहिए। हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल के लिए एथोराइज्ड एजेंसी से टाई अप करके और उसको फ्रीक्वेंट बेसिस पे टाइम टू टाइम डिस्पोज ऑफ करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर डीजल का स्टोरेज आप अपने डिजीसेट या किसी प्रोसेस में कर रहे हैं तो अगर 2000 लीटर से ज़्यादा आप स्टॉक में रखते हैं तो उसका परमिशन आपके पास होना चाहिए, स्टोरेज परमिशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हजार्डस वेस्ट के अलावा नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ वेस्टेजेस फैक्ट्री प्रोसेस में निकलते हैं तो उसका भी एक डिजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए और उसको उसी एरिया में रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पैनल्स का जो रूम है या मीटर रूम वो सेपरेट एरिया में होना चाहिए और उसमें सिर्फ एथोराइज्ड एंट्री ही अलाउड होने चाहिए और इसके लिए प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए और डेंजर मार्क उस पर डिस्प्ले होना चाहिए। डीजी सेट का एरिया डिफाइन होना चाहिए और आज एज पर द नॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन एकॉस्टिक डीजी सेट का इस्तेमाल होना चाहिए। डीजी सेट का जो चिमनी है वो एटलीस्ट 15 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग मेंटेन होनी चाहिए और प्रॉपर पीपी इक्विपमेंट और ऑपरेशन मैनुअल वहाँ पर डिस्प्लेड होने चाहिए। सेट बैक एरिया फैक्ट्री का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का स्टोरेज नहीं होना चाहिए। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से या फैक्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है और हमें मेंटेन करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पैनल या इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट या उससे रिलेटेड पैनल के पास रबर मैटिंग का प्रोविज़न हमें करना चाहिए ताकि ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाया जा सके। इसलिए सभी इलेक्ट्रिकल पैनल या स्विच बोर्ड्स के नीचे सफिशिएंट रबर मैटिंग का अरेंजमेंट करना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स या एमसीबी बॉक्सेस हैं उनको या मशीन से रिलेटेड पैनल्स हैं उसमें लॉकआउट टैगआउट का प्रोविज़न होना चाहिए। अगर इस्तेमाल में नहीं है तो उसको लॉक करके और मेंटेन करना चाहिए, इससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। किसने लॉक खोला और किसने ऑपरेट किया इसकी एंट्री उसमें होनी चाहिए। फैक्ट्री के अंदर विजुअल अलार्म का भी प्रोविज़न होना चाहिए। हाईली नॉइज़ एरिया में चूँकि नॉर्मल अलार्म की आवाज़ सुनी नहीं जा सकती, इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं या मिसकम्युनिकेशन के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे एरियाज में विजुअल अलार्म का प्रोविज़न करना चाहिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़
वाला कोई प्रोसेस है या मशीनरी है, नॉइज़ कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूशन या मशीन मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करना चाहिए और नॉइज़ लेवल मेंटेन करना चाहिए। डेंजर डिस्प्ले करना चाहिए हर एक पैनल, हर एक मशीन और हर एक वो चीज़ जो आम वर्कर्स के लिए हार्मफुल है और उसे कोई भी डेंजर हो सकता है। उसके अवेयरनेस के लिए डेंजर मार्क डिस्प्ले होने चाहिए। मशीन और निजी सेट से रिलेटेड एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिस्प्लेड होने चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में। किस तरह ऑपरेट करें, ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शंस उस पर क्लियरली मेंशन होने चाहिए और इमरजेंसी सिचुएशन में वो क्या करें इसके डायरेक्शंस उसमें होने चाहिए। फैक्ट्री के अंदर नोटिस बोर्ड का प्रोविज़न होना चाहिए जहाँ पर फैक्ट्री के वर्कर का आना जाना है और इजीली वो देख सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन हमने करना है उसको नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना चाहिए ताकि वो उन चीज़ों से अवेयर रहें। फैक्ट्री के अंदर लेबर अवेयरनेस के लिए लेबर लॉस से रिलेटेड जितने एब्स्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी जानकारी वर्कर को चाहिए वो डिस्प्लेड होने चाहिए, जैसे फैक्ट्री एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, बोनस एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस का एब्स्ट्रैक्ट, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट, ग्रेजुटी एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, प्रोविडेंट फंड ESI से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट, वुमेन वर्कर्स से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से जो भी लेबर लॉस के एब्स्ट्रैक्ट हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए। आपके जितने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, PPE इक्विपमेंट से रिलेटेड, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपके फैक्ट्री नोटिस बोर्ड पे या ऐसी जगह पे डिस्प्ले होनी चाहिए जहाँ पर से वर्कर का आना जाना है। जो भी कमिटीज़ हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, ICC कमेटी, इस तरह से जो भी कमिटीज़ आपने फॉर्म किए हैं वो भी डिस्प्ले होने चाहिए और उसमें कमेटी मेंबर्स के फोटोग्राफ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर उस पर डिस्प्ले होना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स का प्रोविज़न होना चाहिए। फैक्ट्री में अगर 50 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स सफिशिएंट है और इस रेशियो में 50 वर्कर्स के हिसाब से एवरी 50 वर्कर पर एक फर्स्ट एड का अरेंजमेंट ज़रूर करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स में किसी मेडिसिन का अरेंजमेंट ना करें, क्योंकि हम लीगली सिर्फ अथोराइज हैं इंजरी को फर्स्ट एड देने के लिए। ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर ही करेंगे, इसलिए मेडिकेशन का अरेंजमेंट हमें फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखना है जो आमतौर से लोग रखते हैं, इसको हमें अवॉइड करना है। फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेज, बैंडेड, डिटॉल, बर्नल, कोई कट वॉन्ट से रिलेटेड ऑइंटमेंट, कॉटन, सीजर, ग्लव्स, थर्मामीटर, मास्क, इस तरह की चीज़ों का ही अरेंजमेंट करना है फर्स्ट एड बॉक्स में, जिसमें क्रैप बैंडेज भी शामिल है। क्रैप बैंडेज भी हम उसमें रख सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स हर एक फ्लोर पे या हर 50 वर्कर के हिसाब से, अगर एक फ्लोर पे 100 वर्कर्स हैं तो एटलीस्ट 2 फर्स्ट एड बॉक्स 2 डिफरेंट लोकेशन पर अरेंज होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स के सामने फर्स्ट एड बॉक्स कंटेंट्स और नेम ऑफ द फर्स्ट एडर विद कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर आपकी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप पर स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लीकेबल है और उसको हमें लोकल लैंग्वेज में अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। इसके अलावा हमें फैक्ट्री में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अरेंजमेंट करना है और उससे रिलेटेड
मेंटेनेंस लॉगबुक भी मेंटेन करके रखना है। हमें फायर के लिए ग्राउंड वाटर टैंक का प्रोविज़न करना है, जो फायर डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपलसरी है। सफिशिएंट कैपेसिटी का फायर टैंक ग्राउंड वाटर होना चाहिए और टेरेस फायर टैंक का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, जो आपके एनओसी पर मेंशन होता है। आई वॉश सिस्टम का अरेंजमेंट हर उस एरिया में करना है हमें जहाँ पर केमिकल आयल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो केमिकल स्टोरेज एरिया है या प्रोसेस एरिया। हमें आई वॉश स्टेशन का अरेंजमेंट करके रखना है, ताकि इन केस ऑफ एनी सिचुएशन अगर आँख में केमिकल चला गया या बॉडी के किसी पार्ट पे चला गया तो हम उसको इजीली वॉश कर सकें और उसे बच सकें। फैक्ट्री के उन एरियाज में जहाँ पर केमिकल्स है या हजार्डस वेस्ट रखा जा रहा है या केमिकल यूजिंग एरियाज हैं, उसमें सेकेंडरी कंटेनमेंट का प्रोविज़न करना है, ताकि केमिकल इस्तेमाल करते समय वो फ्लोर पर लीकेज ना हो, स्पिल ना हो और हम उसे बच सकें। तो सेकेंडरी कंटेनमेंट का अरेंजमेंट सुटेबल अरेंजमेंट करना चाहिए, जिसमें ट्रे और उसमें सैंड वगैरह उसको फिल करके रखना चाहिए। ये प्रोविज़न्स थे हमारे बिल्डिंग से रिलेटेड, और हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है BSc ऑडिट से पहले। ये सारी चीज़ें हमें करके रखनी है। हमें लोकल लॉज के हिसाब से अपने बिल्डिंग को मेंटेन करना है और उसे हमेशा मेंटेन रखना है तब तक जब तक ऑडिट ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन और जनरल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। धन्यवाद।